मैं एक बड़े किंगडम का प्रिंस हूं, लेकिन मेरे ही सगे भाई ने मुझे पीठ में तीर मारकर ऑलमोस्ट मार डाला और मैं कोमा में चला गया। वजह बस इतनी सी थी कि मैं राजा की पहली पत्नी का बेटा था, जो रहस्यमयी तरीके से जहर देकर मार दी गई थी, और उस तीरकांड के बाद भी असली कल्प्रिट कभी पकड़ा नहीं गया। मैं पूरे 6 साल कोमा में पड़ा रहा, और इस दौरान मेरी सोल उस जगह पहुंच गई जहां मरने के बाद सिर्फ लेजेंड्स और हीरोज जाते हैं। मतलब वही लोग जिन्होंने अपने टाइम में दुनिया बदल दी हो। शुरू में सबको लगा, अरे वाह, इतना छोटा बच्चा हीरो बन गया। लेकिन थोड़ी देर में सच्चाई सामने आ गई। मैं वीक था, टैलेंटलेस था, और सच कहूं तो अपने टाइम में हीरो बनने लायक कुछ भी नहीं था। वहां के लोग किसी ऐसे यूजलेस बंदे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे पूरे 1000 साल तक ट्रेनिंग दी, जब तक मैं भी उनके लेवल का नहीं बन गया। 1000 साल बाद मेरा असली शरीर कोमा से जाग गया, और जो हीरोज मुझे 1000 साल तक ट्रैश की तरह ट्रीट करते थे, वही जाते वक्त मुझे लक विश कर रहे थे। मैं बस मुस्कुराया, उस रोशनी में कदम रखा और सोचा कि ये लोग मुझे फिर कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां सिर्फ हीरोज जाते हैं और मैं हीरो बनना ही नहीं चाहता। आंख खुलते ही समझ आ गया कि मेरा शरीर इतना वीक है कि उठना भी मुश्किल है। मैं हूं डेवी एलोन, एक छोटे किंगडम का एल्डेस्ट प्रिंस, और जिन्होंने मेरी मां को मारा और मुझे भी मारने की कोशिश की थी, वो अब इंतजार करें, क्योंकि मैं अब वो इनोसेंट और कमजोर बच्चा नहीं हूं। दिन पर दिन सिर्फ एक मेड आती थी मेरी देखभाल करने, उसी की वजह से मैं जिंदा था। मैंने जानबूझकर किसी को नहीं बताया कि मैं जाग चुका हूं, और सिर्फ तब हिलता था जब वो चली जाती थी। कैलेंडर देखा तो दिमाग घूम गया। पूरे 6 साल बीत चुके थे, और वही बैस्टर्ड जिसने मुझे तीर मारा था अब मेरे परिवार और किंगडम पर कब्जा करने वाला था। मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए थी। मैंने दूसरे वर्ल्ड में सीखी हुई मैजिक यूज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्यों। हीरोज की दुनिया में एक लड़की ने मुझे मैजिक और होली पावर सिखाई थी, जो सदियों की सबसे पावरफुल सेंट मानी जाती थी। लेकिन यहां सब बेकार लग रहा था, जैसे मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। घंटों ट्राई करने के बाद जहां नॉर्मल इंसान हार मान लेता, वहीं डिवाइन हीलिंग मैजिक फाइनली काम कर गई। पूरा कमरा हरी रोशनी से भर गया, और मेरा वो सड़ा गला सा शरीर, जो 63 साल के बूढ़े जैसा लगता था, सडनली एनर्जी से भर गया। अपने किंगडम को देखकर मैंने खुशी में हाथ फैलाए और सन गॉड को शाउट किया। तभी पीछे से मेड आ गई और मुझे जिंदा देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बाद में कैसल डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि मेरी हालत पहले से 1000 गुना बेहतर है। एकदम मिरेकल। तभी कमरे में एक औरत घुसी, लिनिस बेरेट, वही औरत जिसने मेरी मां को पॉइजन दिया और अब राजा की नई बीवी बनी बैठी थी। साथ में उसके बेटे 2nd प्रिंस कार्लोस और 3rd प्रिंस बेनेडिक्ट। कार्लोस वही है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, और उसे लगा था कि काम हो गया। उस औरत ने पूछा कि क्या मुझे तीर मारने वाले का चेहरा याद है, तो मैंने शांति से कहा कि हाँ, और रॉयल फैमिली पर असैसिनेशन अटेम्प्ट सबसे बड़ा क्राइम होता है। ये सुनते ही कल्प्रिट का खून जम गया, लेकिन उसकी मां ठंडी हंसी हंसकर बोली कि यह केस तो सालों पहले बंद हो चुका है। डॉक्टर को माहौल गड़बड़ लगा। उसने कहा, मैं कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, और निकल गया। जाते जाते लिनस ने साफ बोल दिया कि काश मैं मर ही गया होता। तो मैंने भी पूछ लिया कि क्या मेरा जिंदा होना उसे इतना चुभ रहा है। कार्लोस बोला कि इतने साल कोमा में पड़ा एक प्रिंस किंगडम के लिए शर्म की बात है, और ऐसा पैथेटिक प्रिंस कभी किंग नहीं बन सकता। ये बोलकर वो सब निकल गए। अकेला रहकर मुझे समझ आया कि मैंने मैजिक यूज की थी, लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया। शायद पावर लेवल का फर्क इतना ज्यादा था। उस विकेड क्वीन और उसके बेटों को देखकर बदला लेने का मन तुरंत हुआ, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। शायद मंदिर में लंबे समय तक रहने की आदत पड़ गई थी। बदला लेना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। फिलहाल मुझे शांति से प्लान बनाना होगा। और हाँ, सबसे पहले मुझे जोरों की भूख लगी थी। सोच रहा था कि कोमा से उठने के बाद मेरी पहली मील आखिर होगी क्या। 15 दिन हो चुके थे जब उसने अपनी सेक्रेड पावर्स वापस पाई थी और बाल भी कटवा लिए थे, और तब से वो अपने कमरे में लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि जब करने को ज्यादा कुछ ना हो तो टाइम एकदम कछुए की तरह चलता है। लेकिन ट्रेनिंग की वजह से उसका माना कंट्रोल जबरदस्त इंप्रूव हो चुका था, और बॉडी रिकवरी भी काफी फास्ट हो गई थी। हीलिंग मैजिक, नेक्रोमैंसर वाली ह्यूमन बॉडी की नॉलेज और मास्टर हाया से सीखी मेडिकल स्किल्स के साथ उसके लिए पूरी तरह ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आइसोलेशन में जो कुछ भी सीखा था सब प्रैक्टिकली यूज करके उसने देख लिया कि मैजिक सच में जिंदगी आसान बना देता है। लेकिन एक चीज उसे इरिटेट कर रही थी, उसकी मेड एमी। डॉक्टर के ऑर्डर्स को एकदम भगवान की लिखी लाइन मानकर रोज उसे सिर्फ सूप ही पिला रही थी, जिसकी वजह से उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई दादा बन गया हो जो कुछ चबा भी नहीं सकता। एमी को भी बुरा लग रहा था, लेकिन वो बोली कि उसके हाथ बंधे हैं। फिर भी डेवी ने बोला कि एक डिश से उसका पेट नहीं भरने वाला, और उसी सूप के 5 और बोल्स मंगवा लिए।
मेड सन रह गई, लेकिन डेवी ने कहा चिंता मत कर, सब खा जाऊंगा। नॉर्मल इंसान के लिए यह बहुत होता, लेकिन रेस्टोरेशन मैजिक की वजह से उसका शरीर ज्यादा खाना मांग रहा था। ठीक से खाकर उसे ऐसा लगा जैसे आत्मा को भी शांति मिल गई हो। हाँ, बाथरूम के चक्कर जरूर बढ़ गए थे। बाद में जब कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे तो एक कड़वी सच्चाई सामने आई। एमी अकेली ही पूरे कैसल की आखिरी सर्वेंट थी। फैमिली की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब थी कि सब सर्वेंट्स निकाल दिए गए थे। इतना बड़ा कैसल और संभालने वाली सिर्फ एक लड़की। डेवी ने एसेट्स का पूछा तो पता चला कुल मिलाकर सिर्फ 6000 गोल्ड कॉइन्स बचे हैं। ऑफिशियली उन्हें फाइजर गोल्ड हर महीने मिलने चाहिए थे, लेकिन असल में 10 से भी कम आ रहे थे। एक्सटॉर्शन नहीं थी, सैलरी इश्यू भी नहीं। एमी तो 1/3 पैसे पर काम कर रही थी, जबकि वो किसी नोबल की प्रॉपर्टी मानी जाती है और असल में एक आर्टिस्ट की बेटी है। फिर भी पिछले 6 सालों से उसने अपनी कमाई तक डेवी को जिंदा रखने में झोंक दी थी। यह सुनकर डेवी ने उसे ऑर्डर दिया कि जितना पैसा नहीं मिला वो सब अपने पर्सनल फंड से ले ले। एमी ने मना कर दिया, बोलकर कि कल खाने तक का इंतजाम नहीं है। तब डेवी ने कहा, अब से उसे प्रिंस मत समझो, उसे ठीक लग रहा है और प्रिंस बुलाना भी अजीब लगता है, क्योंकि सच में उसके साथ सिर्फ वही खड़ी रही। थोड़ी देर बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट का काउंसलर आया और बजट देने से मना करने लगा। डेवी उसकी अजीब मूंछों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था और चारों तरफ से कंटेम्प्ट भरी नजरें महसूस कर रहा था। लेकिन उसने झुकने के बजाय साफ बोला कि उसे मिलने वाले 5 स्टार गोल्ड कहां गायब हो रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम पर डिडक्शन की कहानी सुनकर उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि कैसल की हालत खुद टूटी फूटी थी। गार्डन में सिर्फ वीड्स थे, मेंटेनेंस फंड पर कोई सुपरविजन नहीं था और हर डिपार्टमेंट ब्लेम टाल रहा था। जाते वक्त डेवी ने ताना मारते हुए बोला कि अपनी जेब का पैसा एंजॉय करो। पैलेस में चलते हुए उसे समझ आ गया कि एमी के अलावा कोई सर्वेंट क्यों नहीं बचा। कम पैसे और नोबल्स की गंदी ट्रीटमेंट। फिर उसने एमी से अचानक स्वॉर्ड मंगवाई, डराकर भी बोला कि किसी को मारने का इरादा नहीं है। अंदर से सोच रहा था कि जिनको मारना है वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं। अभी पोजीशन अनस्टेबल है, इसलिए बिना प्लानिंग कुछ नहीं करेगा। वो उन नोबल्स जैसा घटिया बनना भी नहीं चाहता। बाद में एक मरा हुआ वाइल्ड बोर दिखाया और बोला ऐसे ही मिला था, जबकि असल में उसी ने हंट किया था। एमी रो पड़ी कि प्रिंस के हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। डेवी ने बोला, अगर कोई देखेगा नहीं तो प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी किंग से मिलने नहीं दिया जाएगा और क्वीन उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगी है। लेकिन हरक्यूलिस का अप्रेंटिस होने के नाते सर्वाइवल उसे आता है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन अपने चेंबर में बैठकर बोल रही थी कि डेवी कोमा से उठने के बाद अलग ही लग रहा है। शर्ली डॉक्टर की रिपोर्ट्स बता रही थी, लेकिन क्वीन को चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो तब तक सेफ फील नहीं करेगी जब तक डेवी रास्ते से पूरी तरह हट ना जाए। शर्ली ने वार्न किया कि ब्लैक मून असैसिन गिल्ड को इंसल्ट करना भारी पड़ सकता है। क्वीन ने ठंडे लहजे में कहा कि वो बस कंसर्न जता रही है और अगर डेवी के प्लान्स में रुकावट नहीं डाली गई तो उसकी कीमत शर्ली को चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर उसने उसे डिसमिस कर दिया।